Welcome students to Abel Academic English. In today's video, I'm going to explain a poem by Robert Frost whose title is Stopping by Woods on a Snowy Evening. It's a short poem having 4 stanzas. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He'll not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. I'll first explain these 2 stanzas. Whose woods these are, I think I know. The speaker is saying that he know that whose woods these are. Actually, he's passing through some woods. Here woods means forest, means a number of trees. Wood अगर हम उसको ऐसे मतलब ले लकड़ी की सूरत में तो उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, वुड का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जहाँ पर ये वुड का प्लूरल आए, it means trees, a number of trees or a greater number of that. Maybe he knows the owner of these woods. कहता है कि शायद हो सकता है, मे बी प्रॉबेबली, कि वो इस जंगल के मालिक को जानता है. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. वो कहता है कि जिस शख्स को मैं जानता हूँ कि वो इसका मालिक है, उसका घर यहाँ नहीं है, उसका घर यहाँ जंगल से दूर गांव में है. बिकॉज विलेज जो है वो है जो पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर जो है जंगल नहीं है, जो विलेज है जहाँ पर लोग रहते हैं वो विलेज है. तो ऑफ कोर्स द ऑनर ऑफ द वो जो है ऑनर ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो इस वक्त विलेज में अपने गांव में है, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है और वो शाम है और वहाँ बहुत ज़्यादा इवनिंग है और अंधेरा है बहुत ज़्यादा, इसलिए जो ऑनर है वो यकीनन इस वक्त अपने घर में होगा. सो द स्पीकर सेज दैट आई एम वॉचिंग दीज वर्ड्स एंड आई नो दैट द ऑनर मस्ट बी इन हिज हाउस, मस्ट बी इन द विलेज. He'll not see me stopping here. इसलिए वो राइटर स्पीकर कहता है, जो बोल रहा है वो कहता है कि वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देख सकता. इट मीन्स कि वो यहाँ पर रुक गया है स्पीकर और वो फॉरेस्ट को देख रहा है. टू वॉच हिज woods full up with snow. वो कहता है कि मैं उसके फॉरेस्ट को बर्फ से भरते हुए देख रहा हूँ. I'm looking at his forest which is being filled up with snow, but he cannot see me. क्योंकि उसका घर जो है वो यहाँ से दूर जो है वो गाँव में है, तो वो मुझे नहीं देख सकता. इसका मतलब ये है कि वो खुश हो रहा है, लाइक ही इज रिलैक्स्ड एट द फीलिंग दैट द ऑनर कैन नॉट सी हिम. लाइक ऑफ कोर्स जब हम किसी के घर को देखते हैं, खड़े हो जाते हैं या ज़्यादा देर तक, या किसी की भी हम जब भी किसी के घर को या किसी की प्रॉपर्टी को देखते हैं गौर से, तो ज़ाहिर बात है उसका ऑनर जो है वो हैरान होगा और वो क्वेश्चन करेगा और वो सरप्राइज़ होगा कि हम क्यों उसकी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं. इसलिए वो खुश हो रहा है, ये सोच कर वो रिलैक्स हो रहा है कि मैं यहाँ आराम से जो है खड़े होकर उसके फॉरेस्ट को देख सकता हूँ, स्नो को देख सकता हूँ, क्योंकि इस जो फॉरेस्ट का मालिक है वो तो दूर अपने घर में बैठा होगा. My little horse must think it cure to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. The speaker is saying this, he's riding on a horse, और जो उसका हॉर्स है वो छोटा सा है और वो कह रहे कि मैं यहाँ रुक गया हूँ, तो मेरा घोड़ा है उसको यकीनन ये बात क्यों लगी होगी, ये बात स्ट्रेंज और अजीब लगी होगी कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया हूँ. बिकॉज यूजुअली जब हम खड़े होते हैं तो हम किसी फार्म हाउस के करीब खड़े होते हैं. फार्म हाउस इज़ अ लार्ज बिल्डिंग जिसमें जो है कुछ रूम्स वगैरह होते हैं, किचन वगैरह होते हैं, और ज़ाहिर इसके लिए जो है कोई कीपर रखा जाता है उसका ख्याल रखने के लिए. सो जब भी जो है स्पीकर है, जो ट्रैवलर जो है अपने हॉर्स पर जब सफ़र करता है और जब ये लोग थक जाते हैं या उनको प्यास भूख लगती है, तो ये मतलब शेल्टर लेने के लिए या पानी वगैरह लेने के लिए किसी फार्म हाउस के करीब रुकते हैं. विदाउट अ फार्म हाउस वो इस तरह जो है किसी वीराने में, किसी जंगल में कभी रुके नहीं थे. दैट्स वाई उसका छोटा घोड़ा है वो हैरान हो रहा है कि वाई दे हैव स्टॉप देयर where there is no farmhouse, और वो जगह कैसी है. इन द 3rd लाइन में देखिए, between the woods and the frozen lake. वो जिस जगह पे खड़े हैं, एक साइड पर वुड्स है, एक साइड पर या उनके सामने वो सामने फॉरेस्ट को देख रहे हैं, और उनके बैक पर उनके पीछे जो है एक फ्रोजन लेक है. ए लेक इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर, मतलब झील जिसे हम कहते हैं, और वो फ्रीज हो चुकी है बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड, वो जो है क्योंकि स्नोफॉल हो रही है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द एयर, और टाइम क्या है, वो इवनिंग का वक्त है, एंड इट्स वेरी डार्क एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स इवनिंग में अंधेरा होता है, स्पेशली जब क्लाउड्स होते हैं, जब स्नोफॉल हो रही होती है, क्लाउडी होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है अंधेरा हो जाता है. तो सी ही सेइंग दैट ही इज ट्रैवलिंग ऑन हिज हॉर्स एंड हिज लिटिल हॉर्स इज वॉन्डरिंग. ही सरप्राइज दैट व्हाई हैव दे स्टॉप देयर. वो वहाँ क्यों रुक गए हैं जहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं, जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर फ्रोजन लेक है, और मौसम भी जो है वो ऐसा हो रहा है कि कोई जो है यहाँ पर जो है खड़े होना नहीं चाहेगा. ऑफ कोर्स ऐसे मौसम में हर कोई जो है किसी शेल्टर की तलाश में होता है.
He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound is the sweep of easy wind and dawny flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये लास्ट टू स्टेंसेस हैं. वो कह रहा है स्टिल टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्स एंड ही सेइंग उसके हॉर्स जो है कहते मेरा हॉर्स जो है वो हैरान हो रहा है. सो दैट्स व्हाई ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. मेरे घोड़े ने जो उसकी बेल्स है उसको शेक किया, उसको हिलाया. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, मुझसे पूछने के लिए कि क्या कोई मसला हुआ है. एक्चुअली वो घोड़ा जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और थोड़ा सा हिला, और जब वो हिला तो उसके साथ उसकी हार्नेस से लगी हुई घंटियाँ भी हिली. तो स्पीकर कह रहा है कि मेरा घोड़ा है, और ये उसकी पूछने का अंदाज़ है. ही आस्किंग मी कि हम यहाँ क्यों खड़े हो गए हैं, क्या कोई मसला है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई ऐसी बात है कि हम यहाँ खड़े हो गए हैं. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट्स. हार्नेस इज अ सिस्टम ऑफ बेल्ट्स. वो स्ट्रैप्स, वो पट्टियों का पूरा सिस्टम होता है जो घोड़े की जो है नाक में और जो है मुंह से और गर्दन से जाता है, और वो पट्टियाँ जो है वो राइडर के हाथ में होती हैं, जिसको जो है जब वो घोड़े को स्टॉप करना चाहता है तो उसको खींच लेता है, और जब वो उसको चलाना चाहता है उसको रिलैक्स करता है, उसको साइड्स पे भी वो मोड़ सकता है हार्नेस के ज़रिए. उर्दू में हार्नेस को कहते हैं लगाम. सो हार्नेस के ज़रिए वो उसको कंट्रोल करता है. तो कहते हैं मेरे घोड़े ने अपने हार्नेस की बेल्स को हिलाया ये पूछने के लिए क्या क्या कोई गलती हो गई है. द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डॉनी फ्लेक. अब वो कहते हैं कि वहाँ पर एट दैट डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द एयर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी. वहाँ पर द ओनली अदर साउंड मतलब घंटी की आवाज़ के अलावा जो आवाज़ें थी वो क्या थी. द स्वीप ऑफ ईजी विंड, वो हल्की हवा के चलने की आवाज़ थी. स्वीप इज़ अ स्लो मोशन, स्लो मूवमेंट हो रही थी. ईजी विंड नरम हवा चल रही थी, मतलब स्लो हवा है उसकी आवाज़ वैसे ही बहुत स्लो होती है. एंड डॉनी फ्लेक, डॉनी इज़ सॉफ्ट नरम, फ्लैग इज स्नो, जो बर्फ़ के टुकड़े पड़ रहे थे, जो स्नो पड़ रही थी वो भी बहुत नरम थी, जो हवा चल रही थी वो भी बहुत नरम थी, और उनकी आवाज़ें बहुत ही स्लो थी. लेकिन वहाँ इतनी खामोशी थी कि इन आवाज़ों की आवाज़ भी जो थी, ये आवाज़ें भी जो थी वो क्लियर सुनाई दे सकती थी. सो इट मीन्स दैट इट्स अ लॉट ऑफ कामनेस इन दैट एनवायरनमेंट. वहाँ बहुत सुकून था. टिल नाउ दीज थ्री स्टैंजा स्पीकर हमें नहीं बता रहा है कि वाई हैज़ ही स्टॉप्ड देयर, वहाँ क्यों रुका, और वो हमें ये नहीं बता रहा है कि क्या उसको वो मंजर अच्छा लगता है या उसको वो मंजर अच्छा नहीं लगा. सो वी डोंट नो कि क्या वो इंजॉय करने के लिए रुका है या वो किसी और काम से रुका है. यहाँ पर फोर्थ स्टैंजा में वो अब हमें बताएगा द वर्ड्स लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. अब वो हमें बता रहा है कि वुड्स जो है वो लवली है. लवली इज़ द वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पोएम यूज्ड, जो हमें बता रहा है कि उसने इंजॉय किया उस मंजर को, कि उसको वुड, वो फॉरेस्ट अच्छा लगा. डार्क एंड डीप, एंड इट इज़ डार्क एंड इट इज़ वेरी डीप, इट इज़ थिक, वो बहुत घना है. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, बट ही सीज दैट ही हैज़ सम प्रोमिसेस टू फुलफिल, उसको कुछ वादे पूरे करने हैं. बट आई हैव हेयर, बट मीन्स दैट आई कैन नॉट स्टॉप हेयर, although the woods are very lovely, they are beautiful, and the woods are attracting me, but I cannot stop here because I have some promises to fulfill and miles to go before I sleep. And before going to sleep, I have to do a lot of things. I have to go for many miles. And again, the same sentence is repeated, and miles to go before I sleep. It means that the last sentence is very important. वो कह रहा है कि सोने से पहले बिफोर गोइंग टू स्लीप मैंने बहुत कहीं मीलों का सफ़र तय करना है. सो आई कैन नॉट टेक अ रेस्ट इन बिटवीन, और आई कैन नॉट stop here. I cannot stand here anymore to enjoy the beauty of these woods and this forest. एक्चुअली यहाँ पर जो है हम इजीली उसकी थीम निकाल सकते हैं कि ये पोइट जो है वो यहाँ पर खड़े होना चाहता है. वो यहाँ इस मंज़र को बहुत इन्जॉय कर रहा है. ही इज़ इन्जॉइंग द वुड्स दैट आर बीइंग फिल्ड अप विद स्नो, लेकिन वो नहीं रुक सकता है बिकॉज वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, और वो वादे पूरे किए बगैर मैं सो नहीं सकता हूँ. हेयर स्लीप मीन्स बहुत 3 मीनिंग्स हो सकते हैं. एक फिज़िकली वो कह रहा है कि सोने से पहले रात हो रही है क्योंकि शाम है, और रात होने से पहले मुझे कहीं मील सफ़र तय करना है. और इट मे मीन कि मरने से पहले, स्लीप यू कैन टेक एज अ डेथ, कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे बहुत लंबा सफ़र करना है, एंड देयरफॉर आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम हेयर. उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आराम करने से पहले, मीन्स अपने ज़िंदगी में सुकून से पहले, आराम से पहले मुझे इस तरह की अट्रैक्शंस को एंजॉय करने की मेरे पास जो है वो लग्जरी नहीं है, बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स इन माई लाइफ. सो ये जो है इसकी थीम्स, नेक्स्ट मैं थीम्स जो है वो डिस्कस भी करूँगी. ये जो है सिंपल इसकी एक थीम मैंने आपको बताई. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अ समरी.
द स्पीकर इज़ ट्रैवलिंग ऑन हिज हॉर्स थ्रू द लोनली वुड्स। इट्स वेरी क्लियर, सिंपल वर्ड्स में जो है मैं बता रही हूँ कि स्पीकर जो है वो लोनली वुड्स में से, तन्हा जंगल में से गुजर रहा है अपने घोड़े पर। He stops there to enjoy the beauty of snow-covered woods. वो वहाँ पर रुक जाता है ताकि वो जो वुड्स हैं जो कि बर्फ से कवर्ड हैं, उस वुड्स की, उन दरख्तों की, इन ट्रीज की खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए वो वहाँ रुक जाता है। He is assured that the owner of the woods will not see him. और उसको यकीन होता है कि वुड्स का जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, will not see him, वो उसको देख नहीं सकता। As his house is in the village far from there. क्योंकि उसका जो मालिक है, उसका घर वहाँ से दूर गांव में है। His little horse finds it strange to stop there between the woods and the frozen lake. वो कहता है कि उसका जो छोटा घोड़ा है वो हैरान हो जाता है कि वो वहाँ पर वुड्स और फ्रोजन लेक के दरमियान क्यों खड़े हो गए हैं। Without a farmhouse near, जबकि करीबी कोई फार्म हाउस भी नहीं। So he gives his harness bells a shake to ask if there has been a mistake. इसीलिए जो उसका घोड़ा है वो अपने हार्नेस की घंटियों को हिलाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हो गई है। The only other sounds in that tranquil evening, उस tranquil evening में, उस काम, उस पुरसुकून इवनिंग में और जो साउंड्स है वो किस घंटियों के अलावा वो कौन सी साउंड्स हैं, आर द साउंड्स ऑफ द ईजी वेंट एंड द फॉलिंग स्नो। वो नरम हवा और गिरते हुए बर्फ़ की हल्की सी आवाज़ें हैं जो वहाँ पर फील हो रही हैं। द वुड्स डार्क एंड डीप, वो वुड्स जो हैं वो डार्क एंड डीप हैं। एंड द स्पीकर फाइंड्स इट लवली, और स्पीकर को वो वर्ड्स जो हैं वो बहुत लवली महसूस हुए, प्यारे लगे। लवली का वर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है बिकॉज ये टेक्स्ट से लिया गया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द होल पोइम, जिससे मतलब हमें पता चलता है पोइट की फीलिंग का कि वो उसको वो अच्छी लग रही हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टे देयर लॉन्गर, वो वहाँ मज़ीद रुकना चाहता है बट कैन नॉट टू सो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। ही हैज़ प्रॉमिसेस टू कीप, क्योंकि उसको कुछ वादे पूरे करने हैं। एंड अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर स्लीप, और उसको सोने से पहले कहीं मील का सफ़र तय करना है। सो ही गोज़ अवे, बस वो वहाँ से चला जाता है। तस ही वेंट, वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। सो द नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस द थीम्स। The poem discusses 3 themes. इसमें 3 themes जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। The first theme is that the modern man is caught between nature and civilization. First theme ये है कि जो modern man है, इस जो 20th century, because Robert Frost belong to 20th century. तो 20th century का है जो modern man है वो caught है, वो जो है फंसा हुआ है, he is caught up, वो जो है गिरा हुआ है between nature and civilization. He cannot decide, or he's confused to decide between nature and civilization. Nature is of course simple कि वो natural beauty की तरफ attract होता है, and civilization here means worldly affairs, दुनिया के काम, ये दुनिया, this world जिसमें उसको उठना बैठना होता है और दुनिया के काम करने होते हैं, तो वो इसके दरमियान जो है वो caught up है, वो फंसा हुआ है। Although he wants to enjoy the beauty of nature, अगरचा वो beauty of nature को enjoy करना चाहता है, but he does not have time for himself due to his worldly affairs, लेकिन अपनी दुनिया के कामों की वजह से उसके पास अपने लिए वक्त नहीं होता है। अपने लिए वक्त मतलब वो इंजॉयमेंट के लिए, वो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई टाइम नहीं निकाल सकता, वो इन जगहों को विजिट नहीं कर सकता, खूबसूरत जगहों को, नेचुरल सीन्स को, या वो उस पास टाइम नहीं है कि वो खड़े होकर उनको देख भी सकें। The second theme is that in order to reach our destinations, we have to ignore many attractions that come in our way. और ये इसकी एक और थीम ये है कि पोइट अगर खड़े होकर देखना चाहता था लेकिन उसको अपनी मंजिल पर पहुंचना था, उसकी प्रायोरिटी क्या थी, अपने मंजिल पर पहुंचना, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना। तो सेकंड थीम ये है कि अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें रास्ते में आने वाली बहुत सारी अट्रैक्शंस को इग्नोर करना होगा। वो फॉरेस्ट उसके लिए अट्रैक्शन था लेकिन उसने उसको इग्नोर किया because he wanted to reach his destination. The third theme is the sense of responsibility that we all must have towards our duties. थर्ड थीम क्या है कि हम सब में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमें सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ अवर ड्यूटी, दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें वो करना है और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना होगा। सो वी ऑल शुड हैव द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। So this is the third theme of this poem. Hopefully आपको ये clear हुआ होगा. Thank you for watching the video.